जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में। इसके पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से करा दिया है। साथ ही साथ जिसे सिलेबस ना पता हो वह चैनल पर सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस की क्लासेस की वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं चैप्टर वाइज सबके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। वहां से आपकी हेल्प ये होगी कि आप अगर रिवीजन करना चाहें तो आप वीडियो देखने के बाद वहां से रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपना हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रहेगी। तो चलिए देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सभी बातें हमने आपको चैप्टर 2 में बता दी हैं। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल की शुरुआत कब होती है और यह वैदिक काल जो है कैसे स्टार्ट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद क्या होता है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जो एक सभ्यता का विकास होता है, नई सभ्यता का विकास होता है। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो बताया गया था, हमने आपको कारण भी बताए थे। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होती है। जो वैदिक सभ्यता हमारी है वह उसकी स्रोत क्या है। पहला चैप्टर आपका क्या था, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक एक प्रकार से कहाँ से कौन से स्रोत से हमें प्राप्त चलता है, पता चलता है। उसमें हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता जो है उसके बारे में हमें वैदिक वेदों से प्राप्त होता है। तो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में कहाँ से प्राप्त होता है, वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। ईसा पूर्व यहाँ पर होगा, मिसप्रिंट हो गया है। 1500 ईसा पूर्व से, यहाँ देखिए सही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, लगभग 900 ईसा पूर्व की जानकारी हमें वैदिक काल में मिलती है। ऋग वैदिक काल में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती है। अर्थात ऋग वैदिक काल जो है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और इस काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व है, और इस काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों से जो है हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से होता है। ऋग्वेद काल हमारा जो है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, और उत्तर वैदिक काल हमारा जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जब भारत में आए थे तो यहाँ पर उनकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी, और वह संस्कृत में बातें करते थे। यह जो संस्कृत भाषा है यह देवताओं की भाषा है। इसी कारण से भी वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें अनार्य कहते थे। क्या कहते थे? अनार्य, मतलब जो आर्य नहीं है उन्हें अनार्य कहते थे, और आर्य अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे। आर्यों का मूल निवास क्या है? मैक्स मूलर जो है वह मध्य एशिया से आया था। दयानंद सरस्वती जी तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताया था कि वह एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की कुछ 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये 5 भागों में बटे हुए थे प्रशासनिक इकाई उसके, किसके? आर्यों के। आगे हम देखेंगे कुल वेद कितने हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो कि एक प्रकार से ऋग्वैदिक काल के विषय में बताता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व तक कौन सा है, वह उत्तर वैदिक काल है। 1500 से 1000 तक जो है वह है कौन सा, ऋग्वैदिक काल। आगे हम देखेंगे ऋग्वेदिक, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 कुल मिलाकर भाषाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में इस स्रोत जो है वह प्रार्थनाएं का संचय है। एक प्रकार से ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है और इसमें 118 मंत्र जो कि दोहराए गए हैं, मूल मंत्र केवल 10,462 हैं। 10,462 मूल मंत्र हैं, 1,018 मंत्रों को दोहराया गया है, इसलिए कुल मंत्र कितने हो गए, 10,580 हो गए। ऋग्वेद जो है उसमें एक प्रकार से प्रार्थनाओं के विषय में बताया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद में प्रार्थनाओं के विषय में बताया गया है, यजुर्वेद में हमें यज्ञों के विषय में बताया गया है तथा बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन किया गया है। सामवेद की बात करें तो साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद जो है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि इसमें गान, एक प्रकार से गानों के विषय में बताया गया है, इसे संगीत में स्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। अथर्ववेद में वशीकरण के विषय में, चिकित्सा तंत्र मंत्रों के विषय में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव शब्द जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। वेदांगों की संख्या आपको बताएं तो 6 है। वेद कितने हैं, 4 हैं। पुराण 18 हैं और उपनिषद 108 हैं। कितने हैं वेदांग, 6, वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108 हैं। आगे हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में समाज वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में ऋग्वैदिक काल में लोग जो है समाज के वो बटे हुए थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। किसके आधार पर किए जाते थे, व्यवसाय के आधार पर। वैदिक काल के देवता जो थे उनमें सबसे प्रमुख की बात करें तो वह थे इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि देवता कौन थे, आग के देवता। वरुण वायु के देवता। सोम जंगल के देवता। मारुत तूफान के देवता। रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। अब हम कुछ नदियों की बात करें कि उनका प्राचीन नाम क्या था, आधुनिक नाम क्या हो गया। शतुद्री जो है वह सतलज हो गई। अस्किनी चिनाब, विपाशा, ब्यास, कुंभा जो है वह काबुल नदी हो गई। ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। आर्यों का समाज जो था पितृप्रधान था। हमने आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वह मातृसत्रात्मक थी। उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि उसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी। लेकिन यह जो ऋग्वैदिक काल है यह समाज जो है पितृप्रधान है। गाय को अधन्या, न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता जो है इंद्र देवता हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद की बात करें तो उसमें सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यव, जौ, व्रीहि, धान, माड़, उड़द, गुदग, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के बीच में अंतर की, तो जो सिंधु सभ्यता थी, अब हम बात करें वैदिक सभ्यता और
सिंधु सभ्यता में अंतर की तो जो वैदिक सभ्यता थी वह क्या थी, ग्रामीण थी, और यह नगरीय थी सिंधु सभ्यता। और जो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी, मातृसत्तात्मक। यह क्या थी, पितृसत्तात्मक थी। इसमें प्रमुख पशु जो है बैल था, और वैदिक सभ्यता में जो है प्रमुख पशु गाय थी। इसमें कांसे की खोज हुई थी सिंधु सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में जो है वह लोहे की खोज हुई थी। और सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार किया जाता था, वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन किया जाने लगा। इसमें शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में, और इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक सभ्यता में। इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया। अगला चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी अन्य सब्जेक्ट का आप और क्लासेस चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे वह क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। हालांकि हिस्ट्री जो है वह आपका सिलेबस जो है डेली एक चैप्टर आएगा और अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।